हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने रेडिकल लॉ एकेडमी चैनल में। मेरा नाम है पंकज गर्ग और मैं लाया हूँ आपके लिए एफआईआर सीरीज़ का तीसरा भाग, जिसमें कि हम इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल आईडी radicallawacademy@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, या मुझे कॉल कर भी आप अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है या नहीं, और अगर वो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है। दूसरी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर एफआईआर देरी से दर्ज कराई जाए तो उसका केस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ आज की ये डिस्कस करेंगे कि अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि असंज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसके लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे, कैसे एक आपराधिक प्रकरण को इनिशिएट करेंगे। तो आइए एक एक करके इन सब पे चर्चा करते हैं। हमारे देश की पुलिस व्यवस्था को देखते हुए तो ये क्वेश्चन बनता ही है, वेदर रजिस्टरिंग ऑफ एफआईआर इन कॉग्निजल केसेस मैंडेटरी। देखिए ये क्वेश्चन ही क्यों उठा। अब आप केस लेके जा रहे हो पुलिस ऑफिसर के पास, बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंस हुआ है और पुलिस ऑफिसर आपके केस को मानने को तैयार नहीं, दूसरे एक्यूज से मिला पड़ा, या जो भी आपको पता ही है क्या हालत होती है पुलिस स्टेशन में। तो ये क्वेश्चन इसीलिए उठ रहा है कि क्या एफआईआर कॉग्निजल केसेस में एफआईआर दर्ज होना जरूरी है कि नहीं है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सबसे प्राइमरीली डिसाइड हुआ ललिता कुमारी के केस में। बहुत ही फेमस केस है, इंपॉर्टेंट केसेस है और रूलिंग है ये ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2013 की। काफ़ी कुछ इसमें डिसाइड हुआ था और बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस इशू की थी कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने इसमें। तो क्वेश्चन क्या था जो इशू हुआ था इसमें। अच्छा, 5 जजेस बेंच थी ये, 5 जजेस बेंच। इससे पहले एक्चुअली क्या था, 3 जजेस बेंच ने इस क्वेश्चन को डिसाइड किया था और उससे पहले 2 जजेस बेंच भी थी। दोनों में कंट्रोवर्सी आ रही थी कि इशू करना चाहिए, मैंडेटरी है नहीं है। किसी केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उठी थी। तो ये लार्जर बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये दिया गया था, जो कि 5 जज बेंच थी। देखिए इसमें कौन कौन, पी सदाशिवम, बी एस चौहान, रंजना प्रकाश देसाई, रंजना गोगोई, ऐसे बोबड़े, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं। देखिए इनमें इस इम्पोर्टेंट इशू क्या था। अ पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर upon receiving any information relating to commission of a cognizable offence under section 154 of the code of criminal procedure, or the police officer has the power to conduct a preliminary inquiry in order to test the veracity of such information before registering the same। देखिए वही कि क्या वो बाउंड है या फिर वो पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि भैया आपकी जो आपकी जो ऑफेंस है हम पहले देखेंगे कि कॉग्निजेबल है कि नहीं है, उसके बाद हम आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो देखिए यही कंट्रोवर्सी हुई थी और इसी कंट्रोवर्सी को सेट असाइड करने के लिए केस आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। आगे देखेंगे इसमें क्या क्या गाइडलाइंस इशू हुई है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशूड इन ललिता's केस। ललिता केस के बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं कि था क्या एक्चुअल केस। तो ललिता इसमें एक माइनर थी और इनका किडनैप हो गया था। इनके फादर ने एक आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली थी हैबियस कॉर्पस की, और उन्होंने ये भी अपनी बात रखी थी कि हमारी जो एफआईआर हुई है वो दर्ज हो तो गई है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और एफआईआर भी हमारी तब दर्ज हुई जब हम एसपी के पास गए। सोचिए आप। इसीलिए जब 3 जजेस बेंच ने इस पे कुछ डिसीजन लिया था तो वो थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल हो गया था। मैंडेटरी को, उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को मैंडेटरी है कि नहीं है, फाउंडेशन है कि नहीं है। इसीलिए 5 जजेस बेंच ने इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू करी। वन बाय वन हम देखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। अब अगर कॉग्निजल ऑफेंस आपका बन रहा है और पुलिस ऑफिसर को पता है कि कॉग्निजल ऑफेंस है तो उसको एफआईआर मैंडेटली रजिस्ट्रेशन करनी ही पड़ेगी, और उस पर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं है, नहीं करनी है आपको।
इफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव डज नॉट डिस्क्लोज द कॉग्निजेबल ऑफेंस बट इंडिकेट्स द नेसेसिटी फॉर एन इंक्वायरी। और आपको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन आपको तो आप फिर भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहते हो, तो सिर्फ आप इस बात के लिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करोगे कि कॉग्निजेबल बनता है कि नहीं बनता, और किसी चीज के लिए नहीं। तीसरी चीज, अगर कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल हो रहा है, बन रहा है, तो आपको एफआईआर तो दर्ज करनी ही पड़ेगी। अगर आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद आप कंप्लेंट को क्लोज कर देते हो, तो आपको बताना पड़ेगा इन्फॉर्मेंट को कि आपने आपकी जो कंप्लेंट है उसको क्लोज कर दिया है, क्यों किया है ये बताना पड़ेगा। और इसके लिए आपको समय दिया गया है 1 वीक का। अच्छा, ये शायद बढ़ा दिया गया है 2014 के बाद, 15 दिन कर दिया गया है इसे। और मैंने बता दिया कि इसको आपको रीजंस बताना पड़ेगा। द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अवॉइड हिज ड्यूटी। अब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर बन रहा है तो आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो आपको पता है कि आप गलती कर रहे हो, क्योंकि इस पे भी एक ऑफेंस बन चुका है 166A 166B जो आईपीसी का है। वो पुलिस ऑफिसर्स की जो ड्यूटी नहीं करते हैं उनके खिलाफ पनिशेबल ऑफेंसेस हैं वो, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। द स्कोप ऑफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट टू वेरीफाई द वेरासिटी। वही कि आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का मकसद ये नहीं है इस केस में कि आप सच्चाई को जाने कि सच्चाई है कि नहीं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता है, और कुछ नहीं देखना। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो आपको एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो आप बाद में कर लोगे, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आगे कोर्ट ये भी कहता है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हर केस में हर केस के लिए नहीं होनी चाहिए। कुछ ही केसेस हैं जिनकी लिस्ट बनाई हुई है कोर्ट ने, कुछ मतलब सर्टेन केसेस हैं, और भी केसेस हो सकते हैं, वो केस टू केस डिपेंड करते हैं। अब जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, कमर्शियल ऑफेंसेस हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस हैं, करप्शन केसेस हैं। अगर कोई डिले, एब्सनॉर्मल डिले होता है किसी केसेस में इनिशियल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने में, उन केसेस में आपको बस इतना पता करना है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये मैंने पहले कहा कि ये इलस्ट्रेशंस हैं, यानी कि सिर्फ इलस्ट्रेटिव हैं कि इस तरीके के केसेस हो सकते हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं, कोई लिस्ट पूरी लिस्ट नहीं है, तो और भी केसेस हो सकते हैं इस तरीके के। और दूसरी चीज, ये जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आप करोगे, ये आप 7 दिन से ज्यादा का इसमें आप टाइम नहीं लोगे, ताकि आप एक्यूज्ड और कंप्लेंट दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट और इंश्योर कर सको। जो भी चीजें आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करोगे, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप कोई भी चीजें रिकॉर्ड करते हो, वो सारी की सारी आपकी जनरल डायरी में रिकॉर्ड होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जो भी आपकी इंक्वायरी का रिजल्ट आया हो वो भी मैंडेटरी मैट्रिक से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस डायरी में। डिले इन फाइलिंग एफआईआर। अब ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे भी काफ़ी रूलिंग आई हुई है। और आप देखते ही होंगे कि काफ़ी केसेस में आप एफआईआर काफ़ी देरी से करते हो, बट क्योंकि हम एफआईआर का मकसद ये है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जितनी जल्दी दर्ज हो उतना ही उसकी वैल्यूएबल रिलायबिलिटी बढ़ती है। तो आप जितनी देरी करोगे उतनी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब कोर्ट के पास अगर ये ऐसा कोई केस आता है और आप कहते हो कि आपको पता लगती है कोर्ट को कि काफ़ी देरी से ये एफआईआर लिखी गई, तो कोर्ट भी सोचेगा कि ऐसा क्यों, ऐसे इसके पीछे क्या रीज़न था। अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, आपके साथ कोई खराब चीज़ हुई है, तो आप तो तुरंत ही उसकी इन्फॉर्मेशन करोगे। तो ऐसी क्या चीज़ थी कि या तो आप झूठ बोल रहे हो या आपने देरी से रिफॉर्म के कुछ मनगढ़ंत कहानी इसमें डाली है, तो हो सकता है आपके केस में वो इफेक्ट डाले, ये आपके खिलाफ भी केस जा सकता है। तो इस पर एक सेटल लॉ है कोर्ट का। द इशू वेदर डिले इन लॉजिंग of FIR complaint leads to acquittal of the accused or not has been time and again been confronted by the judiciary, with the settled position of law being that inordinate and unexplained delay in lodging FIR or complaint may throttle the case of prosecution। देखिए, अगर आपने अगर FIR देरी से लॉन्च की है तो आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका केस खराब हो सकता है। ये कोर्ट ने पहले डिसाइड कर दिया है। और नॉर्मली द कोर्ट में रिजेक्ट द केस, आपका केस को रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि आपके पास तो कोई रीज़न ही नहीं है ना, आपने क्यों किया। तो आप रीज़न दे दीजिए, एक बहुत अच्छा रीज़न दीजिए कि हमने इसलिए नहीं किया। और कोर्ट को ये लगता है कि आप अपनी स्टोरी बना सकते हो, इसीलिए रिजेक्ट भी कर देती है केसेस को। इसी पर पी राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वो लेटेस्ट केस है बिल्कुल 2019 का, तो ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पहले जो केस था अपरेन जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और मुकेश वर्सेस स्टेट,
इसमें ये बात पहले ही हो चुकी है सेटल कि द डिले मे बी कंडोन्ड if the complainant appears to be reliable and without any motive for implicating the accused falsely। देखिए, आपके पास अगर रीजन है कि आपने क्यों डिले किया और अच्छा रीजन है, आपके पास ऐसा कोई मोटिव भी नहीं था कि आप जानबूझ के अक्यूज्ड को फॉल्सली इम्प्लीकेट करो, तो कोर्ट आपकी जो कंप्लेंट है उसको कंडोन भी कर सकती, माफ कर सकती है डिले को, कि आपने ठीक है, आपके पास रीजन था, अच्छा रीजन था। तो कोर्ट ने कहा है दो अलग अलग चीजों पे कि आपके पास अगर रीजन है तो आपका जो एफआईआर डेली डिले भी हुआ है तो उस पर कोई केस पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो फिर आपका केस खराब हो सकता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप देरी से दर्ज करवाओ तो जरूरी आपके रीजन भी ना हो तो भी आपका केस, वो सब एविडेंस पे फिर डिपेंड करता है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि आपका केस कमजोर पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि डिले जब भी होता है एफआईआर में तो केस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको कैसे ओवररूल किया जा सकता है। डिले इन लॉजिंग ऑफ एफआईआर इन रेप केसेस। देखिए, अभी जो मैंने केस बताए वो इससे बहुत डिफरेंट थे। रेप केसेस में तो पूरी सिचुएशन बदल जाती है। इन केसेस में एफआईआर अगर डिले हुई है एफआईआर में तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीजें हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक लड़की के ऊपर रेप केस हुआ है तो वो पहले अपने इस चीज से तो बाहर आ जाए कि उसके साथ एक तो शारीरिक पीड़ा में है, ऊपर से मानसिक स्थिति उसकी खराब है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, सोसाइटी में वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और खैर ये तो सोसाइटी की बहुत सोच ही खराब है कि लड़की को ये सोचना पड़ता है। नहीं तो अगर ये सोसाइटी सही सोच रखती तो ये सब चीजें होती ही नहीं, लड़की ये सब सोचती नहीं। अब चीजें क्या है कि परिवार को भी बताए तो कैसे बताए, क्योंकि ये तो इसकी इज्जत के ऊपर पूरी बात आ गई। अब लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, इतने सारी ट्रॉमा से वो गुजरती है कि ऑब्वियसली ये बात है कि एफआईआर तो लॉज होने बहुत डिले होगा ही होगा। तो इसीलिए अब देखिए, इस केस में मुख्तार अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 का ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन, नया लेटेस्ट है। उन्होंने क्या कहा, द डिले इन लॉजिंग एन एफआईआर इन अ रेप केस इज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि विक्टिम हैज टू मस्टर करेज, उसको एक साहस मस्टर करना पड़ता है, अपने अंदर लाना पड़ता है कि वो चीजों को बताए, ओपन करे, एंड एक्सपोज हरसेल्फ इन अ कंजर्वेटिव सोशल मीडिया। देखिए, सोसाइटी में बहुत ही हिम्मत चाहिए, उसको करेज चाहिए लड़की को ये आने में, सामना करने में। इन रेप केसेस द डिले इन एफआईआर इन फाइलिंग द एफआईआर बाय द प्रोसिक्यूटर्स और बाय द पेरेंट्स इन ऑल सर्कमस्टेंस इज नॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। वही वाली बात। दूसरा केस इसमें है बुद्धा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का 2019 का, ये भी लेटेस्ट केस है, ये ओडिशा हाई कोर्ट का ये केस है। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब आपको देखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए ये केस। द लॉ इज वेल सेटल्ड दैट डिले इन लॉजिंग द एफआईआर इन एन ऑफेंस ऑफ रेप इज अ नॉर्मल फिनोमिनन एज द एफआईआर इज लॉज्ड आफ्टर डेलिब्रेशन। देखिए, नॉर्मल फिनोमिनन है इस केस में, रेप के केस में अगर आप डिले कर रहे हो तो नॉर्मल फिनोमिनन है। It takes some time to overcome the trauma suffered, the agony and anguish that create the turbulence in the mind of the। कितना कुछ सहन करना पड़ता है लड़की को, कितनी चीजें, कितने ट्रॉमा से वो गुजरती है, कितनी परेशानी से वो लड़की गुजरती है। To muster the courage to expose one in an conservative social media, to acquire the psychological inner strength to undertake a legal battle against the culprit। देखिए, लीगल बैटल जीतने के लिए उससे पहले अपने अंदर इतना साइकोलॉजिकल, अपने आप को इतना मजबूत करने की जरूरत पड़ती है, तब वो सामने आती है। ये तो सोचिए, एक सोसाइटी में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा अगर ये सामने आ गया और वो अपनी फाइट हार गई तो। और ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं जिसमें कि 100% रिजल्ट आ जाए, बहुत ही कम, बहुत ही कम। सोचने की बात है। इसीलिए आपको ये रेप के केसेस में एफआईआर अगर देरी से लॉज भी हो जाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब आते हैं हम आज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है अगर आपका केस एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ पे जाएंगे, कैसे रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो आपके पास 3 चॉइसेस बचती हैं। पहली चॉइस कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो आपकी जो रिपोर्ट है उसको रजिस्टर कर लेगा, बट इस बार वो आपकी रिपोर्ट को एक एनसीआर में रजिस्टर करेगा, एनसीआर के रूप में रजिस्टर करेगा। एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। उसके पास 2 रजिस्टर होते हैं, एक एफआईआर लिखने के लिए होता है, एक
एक अलग रजिस्टर होता है जिसमें कि वो एनसीआर को दर्ज करता है। अब वो आपकी रिपोर्ट को उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसका कि इस केस में जुरिसडिक्शन होगा, और आपको भी वहीं पर भेज देगा और आपसे कहेगा कि आप वहां से जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आप एक ऑर्डर लेके आइए हमारे लिए, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकें। दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आप पुलिस स्टेशन ना जाते हुए डायरेक्टली आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए और अपनी एक एप्लीकेशन 155(2) सीआरपीसी के अंदर दर्ज करवाइए और वहां से ऑर्डर लेके आइए कि आप उस ऑफिसर इंचार्ज से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। जैसे ही आपको इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिल जाएगा, आप पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो आपकी इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत कर देगा। तीसरा ऑप्शन बचता है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट दर्ज करवाइए। 200 सेक्शन अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए। कंप्लेंट दर्ज करवाने का मतलब ये है कि आप पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ना करवाते हुए आप जज से कहेंगे कि जज साहब, आप हमारी जो कंप्लेंट है उसे एक कंप्लेंट प्रोसीजर के रूप में आगे बढ़ाइए। उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, उसमें जो कोर्ट होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो आपका जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन का ना भेजते हुए वो खुद इंक्वायरी करवाए, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी भेज सकती है वापस। तो इस तरीके से आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये भाग भी अच्छा लगा होगा। आने वाले भाग में हम इन टॉपिक्स पर विभिन्न राज्यों में पूछे गए एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।